हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एटीएस क्लासेस। तो हम लोग लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग का। और बीच में आपकी कंटिन्यूटी जो है ब्रेक हो गई थी, कंटिन्यूसली आपको लेक्चर नहीं मिल रहे थे। तो लेक्चर कंटिन्यूसली नहीं आने से मैं भी समझ सकता हूँ कि जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो कंटिन्यूटी जो है एक ब्रेक हो जाती है। लेकिन देखो, लेक्चर बनाने के लिए मेरे भी थोड़ा यार कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको ही पता, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होती है भाई, आपको एक फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है। बस वही एक मेन रीज़न है इस कंटिन्यूटी का ब्रेक होने का। फिर भी लेक्चर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जितने भी सारे लेक्चर 4 में जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था, वो एक चीज़ तुरंत आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, सो दैट आप लेक्चर 4 को अच्छे से लेक्चर 5 में जो है उसको कनेक्ट कर लो। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था थर्मल इंजीनियरिंग, और आपको पता है कि थर्मल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका RRBJ के सिलेबस में दिया हुआ था। स्टार्टिंग हम लोग किए थे कहाँ से कि भाई थर्मल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़े थे हम लोग कि थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो थर्मल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जहाँ पे आप क्या करते हो भाई, मतलब कोई भी एक ऐसा आपके पास डिवाइस है, चाहे वो वर्क प्रोड्यूसिंग है या वर्क एब्जॉर्बिंग है, तो उसके परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ाई करते हो और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो सारे स्टडी आप यहाँ पे करते हो। फिर जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने समझा अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे क्या करते हो आप, जो है एनर्जी इंटरेक्शन जो होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसके बारे में आप लोगों ने समझा। जैसे ही यहाँ पे एनर्जी और इंस्ट्रक्शन का जो वर्ड, एनर्जी और आपका का इंटरेक्शन होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग से, तो दो वर्ड यहाँ से आपके कौन से निकल के आ गए, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जैसे आगे बढ़े तो सिस्टम समझे कि सिस्टम कोई नहीं होता, एक फिक्स्ड मास होता है या तो फिक्स्ड एक रीजन होता है किसी स्पेस में, जहाँ पर हमारी जो पूरी स्टडी होती है ना, वो पूरी स्टडी आपका इसी सिस्टम के अंदर में क्या रहती है, फोकस रहती है। और सिस्टम के अलावा जो भी सारा आपका पार्ट होती है, एक्सेप्ट द सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। तो ये सारा पोर्शन हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। एंड द सेपरेशन लेयर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको क्या बोलते थे, बाउंड्री बोलते थे। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने समझा कि अच्छा सिस्टम होता, तो सिस्टम के भैया 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर दिया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इन सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि अगर एनर्जी और मास दोनों ही सिस्टम के अंदर एंटर भी कर सकती है और बाहर जा भी सकती है, तो ओपन सिस्टम हो गया। जैसे थर्मल पावर प्लांट में जितने भी सारे आपके डिवाइसेस लगी हुई है, चाहे बॉयलर हो, चाहे कंप्रेसर हो, चाहे पंप हो, चाहे टरबाइन हो, ये सारी कैसी है आपकी। और यहाँ तक कि IC इंजन जो ऑटोमोबाइल्स वाली होती है, जिसमें आपके वॉल्व इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व लगी होती है, सारे कैसे ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम वैसा सिस्टम रहेगा जहाँ पे आपका ओनली एनर्जी एंटर कर सकता है, बट मास एंटर नहीं कर सकता सिस्टम के अंदर में। ठीक है, एनर्जी एंटर भी करेगा, बाहर भी जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था, नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जैसे हमारा यूनिवर्स है, कैसा सिस्टम है, ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्लियर हो गया। फिर जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े यहाँ पे, तो कंट्रोल वॉल्यूम का मैंने एक आपको कंसेप्ट यहाँ पे बताया था कि कंट्रोल वॉल्यूम एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है किसी स्पेस में, जो ये वॉल्यूम हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई लिक्विड एंटर किया, तो इस वॉल्यूम में जितना भी उसकी क्वांटिटी आई होगी, ये मूव भी कर सकता है, बट ये क्या हो, एक इमेजिनरी वॉल्यूम होता है, ये इमेजिनरी स्पेस होता है। ठीक है, फिर हम लोग ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़, कि भाई प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो किसी भी सिस्टम, कोई भी अगर सिस्टम है और उस सिस्टम के हमें स्टेट की डिफाइन करना है कि भाई व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, देन वी नीड सम क्वांटिटीज़, हमें कुछ क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दोज क्वांटिटीज़ आर क्या होते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। मतलब फॉर डिफिनेशन, मतलब फॉर डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम वी नीड सम क्वांटिटीज़ एंड दोज क्वांटिटीज़ आर नोन एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। और अगर कोई भी मान लो प्रॉपर्टी अगर किसी सिस्टम की चेंज होती है, तो उस सिस्टम की क्या चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। और चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम आप लोगों ने समझा था क्या होता है, प्रोसेस होता है। और कोई भी सिस्टम जब एक इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होकर गुजरती है, और जब इन लाइन को हम लोग मिला दें तो क्या मिलता है, ये एक प्रोसेस पाथ मिलता है। तो ये भी आप यहाँ तक आपका सारा चीज़ क्लियर हो गया था। ठीक है, कि प्रोसेस पाथ क्या होती है, आपका प्रोसेस कैसे आपका डिफाइन होता है किसी भी सिस्टम के लिए। तो ये सारा पॉइंट क्या था यहाँ पे क्लियर था। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ के हम लोगों ने फिर देखा टाइप होते दो तरह के। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ का टाइप देखा था, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक आपका एक्सटेंसिव। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो भैया फिक्स है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इंट्रिंसिक भी बोलते हैं और एक्सटेंसिव को एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास कंसिडरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम के अंदर में भाई कितना मास है उसको आधा कर लो, वॉल्यूम आधा कर लो, बट दोज प्रॉपर्टीज़ विल नेवर चेंज। मतलब जैसे प्रेशर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे कैसे प्रॉपर्टीज़ है भैया, ये सब सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ तक कि थर्मल कंडक्टिविटी हो गया,
तो इनको कैसे बोलेंगे हम लोग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये भी मैंने बताया था कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, मतलब किसी भी, जैसे इंथैल्पी होता है वो एक तरह का एनर्जी है, लेकिन अगर उसके वर्ड के पहले स्पेसिफिक लग गया, वॉल्यूम कैसा है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पहले अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम लग गया तो ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ये दिमाग में रहना चाहिए। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ कुछ डिपेंड्स अपन मास कंसिडरेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब अगर सिस्टम का मास को अगर आप कम लेते हो, ज़्यादा लेते हो, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, चेंज हो जाती है। जैसे कि आपका मास हो गया m/2, वॉल्यूम हो गया आपका v/2, और जितने भी सारे आपके एनर्जी होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। चलो यहाँ तक ये सब सारा चीज़ क्लियर हो गया था हमारा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। फिर हम लोगों ने समझा भैया कि ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, कि द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस आप लोग समझ गए थे, प्रोसेस पाथ आप लोगों ने वहाँ से समझ में आ गया था आप लोगों को। फिर थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में देखा था। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक साइकिल, भाई कि अगर मिनिमम, अगर हमको थर्मोडायनेमिक साइकिल करवाना है, मतलब आप क्या किए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना वहीं पे रिटर्न आ जाते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक साइकिल जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस पाथ रिक्वायर कितने होते हैं, 2 मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस पाथ जो होती है इसमें रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर कंप्लीशन ऑफ अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से प्रोसेस में जब हम लोग आगे बढ़े तो पढ़े थे क्या, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर में कोई अगर इन्फाइनेटली स्मॉल अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं, देन दैट प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर था यहाँ पे। फिर हम लोग समझा कि अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब वो जिस पाथ में जाता है, अगर उसी पाथ में वो रिटर्न आ जाता है, और सिस्टम और सराउंडिंग जब होते हैं भाई, जब वो इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है और सिस्टम और सराउंडिंग की जो स्टेट रहती है वो सेम हो जाती है, तो उस वो पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल पाथ। लेकिन भैया रिवर्सिबल प्रोसेस क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है, नेवर। रियल लाइफ में आपके सारे प्रोसेस कैसे प्रोसेस होते हैं, सारे ही प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के क्या आपके डिफरेंस होते हैं। फिर हम लोगों ने समझा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि जहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का वर्ड आपको दिख गया, मतलब समझ जा भैया कि 4 इक्विलिब्रियम कंडीशन तो वहाँ पे फुलफिल होना ही है। एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया आपका, फेज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग अगर मतलब क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये चारों इक्विलिब्रियम की जो आपकी कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप उस सिस्टम को क्या बोल सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। फिर हम आगे क्या बढ़े थे, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन होती है। जैसे वाटर है, मान लो किसी टैंक में वाटर रखा हुआ 100 लीटर, भाई उसके कोई सा भी पार्ट उठा लो, उसमें आपको क्या दिखने वाला, H2O मॉलिक्यूल हर जगह दिखेंगे। आप एयर से क्या करो ना, नाइट्रोजन कोई सा भी मतलब एक क्वांटिटी एयर का निकाल लो आप एटमॉस्फेयर से, तो आपको मिलेगा भाई चलो 78% बाई वॉल्यूम आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, 21% क्या मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा। तो ये क्वांटिटीज़ क्या फिक्स्ड है, क्या होमोजेनियस है पूरा सिस्टम में। तो जिस भी किसी सिस्टम में अगर केमिकल का कंपोजिशन अगर होमोजेनियस रहता है, दैट सिस्टम इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। उसको क्या बोल सकते हो, प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो। जैसे अगर मान लो अल्कोहल है प्लस उसको वाटर मिक्स करेंगे, तो भैया उस पर आप जब उसकी क्वांटिटी को आप देखोगे निकाल के कहीं से भी, अगर जब उसको मिक्स करते हो तो आपको 50% वाटर निकल के दिखेगा और 50% आपको अल्कोहल दिखेगा। तो ये कैसा सिस्टम हो गया भैया, प्योर सिस्टम हो गया। बट आप जब वाटर को लेते हो और ऑयल को लेते हो, तो H2O और ऑयल को जब आप मिक्स करते हो, क्या मिक्स होता नहीं होता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, रीज़न ये होता है कि H2O की डेंसिटी ज़्यादा होती है भैया, वो नीचे बैठ जाएगा, ऑयल की डेंसिटी कम रहती है ऊपर में रहेगा, तो ये मिक्स ही नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा भैया, ये जो है प्योर सब्सटेंस नहीं है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। चलो बढ़िया। फिर क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, थर्मोडायनेमिक्स वर्क का डिस्कस किया था। थर्मोडायनेमिक्स वर्क मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स वर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क जो है आप सिंपली किसी बॉडी पे एफ फोर्स लगा देते हो, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमने बोला भाई वर्क कितना हुआ, F.x हो गया। बट यहाँ थर्मोडायनेमिक्स वर्क जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है यहाँ पे, कि सिस्टम का जो है एंटायर इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग क्या होना चाहिए भाई, कि कोई एक वेट, कोई रेज होना चाहिए, भले वो एक्चुअल में हो रहा है चाहे नहीं हो रहा। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे बैटरी लगाया था, बैटरी से हम लोगों ने मोटर को कनेक्शन किया था, मोटर के साथ एक शाफ्ट था और उसमें एक हम लोग रोप लगा के एक वेट को लगा दिया था, और फिर देखा भाई जब बैटरी से केमिकल एनर्जी सप्लाई होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जब मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और इस तरीके से आपकी ये जो शाफ्ट होती है रोटेट होती है और ये इस वेट को जो है उठने लगता है। तो पहले आप लोग एक सिस्टम डिफाइन कर लो, अच्छा मेरा जो सिस्टम है ना ये वाला सिस्टम है, तो अगर ये मेरा सिस्टम है तो उसके बाद हम लोग देखने वाला है कि अच्छा ये सिस्टम के बाहर कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि वेट जो है उठ रहा है। अगर ऐसा सिस्टम का अरेंजमेंट किया जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स वर्क मेरा हो गया।
अगर कोई सिस्टम है, अगर उसमें अगर आप उस सिस्टम से वर्क आपको मिलती है, ठीक है, वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है देन इट इज़ पॉजिटिव। वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समझो कि हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम, अगर सिस्टम से अगर हीट बाहर जा रही है तो वो क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं। और अगर सिस्टम में अगर आप हीट ऐड करते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। चलो ये सब सारे अगर साइन कन्वेंशन अगर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था वर्क डन का। क्या था कि टोटल वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन पी इंटू डी होता है, यही निकाला था ना। और प्रेशर कांस्टेंट के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ जो प्रोसेस होते हैं उनके लिए हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स वर्क फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल बोलना यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कि ये जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ओनली फॉर रिवर्सिबल और क्लोज सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और इसी से हम लोगों ने सारा चीज़ निकाला था कि भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट है, बस उसको कांस्टेंट निकाल के वॉल्यूम का आप इंटीग्रेशन कर दो तो V2 माइनस V1 हो गया तब का, ठीक है। इसी तरीके से जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बोलते हैं, जब उसका हम लोग वर्क डन निकाला था, तो निकाला था P1 V1 ln V2/V1, ठीक है। और P1 V1 इज इक्वल टू आप P2 V2 कर सकते हो। तो यहाँ से V2/V1 क्या हो जाएगा आपका, P1/P2 भी हो सकता है, ठीक है। P1/P2 भी इसको रख सकते हो और P1 V1 की जगह P2 V2 रख सकते हो। मतलब क्वेश्चन में देखो, अगर न्यूमेरिकल कंसेप्ट अगर मान लो आया होगा तो देखो कि कौन सा डेटा दिया हुआ, किस फॉर्म में दिया हुआ है। जो फॉर्म में दिया हुआ रहेगा फॉर्मूले को उस फॉर्म में कन्वर्ट करो और अपना आंसर वहाँ से निकाल के ले जाओ, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लास्ट प्रीवियस क्लास में। फिर हमने देखा भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था आपका, कि मेनली यहाँ पे एक बॉडी था C और एक अनदर बॉडी A था। तो हमने बोला कि भाई अगर A और C की टेम्परेचर बराबर है और कोई थर्ड बॉडी B है और B और C की टेम्परेचर बराबर है, तो A और B क्या होगा आपस में, इनकी टेम्परेचर बराबर हो जाएगी। और टेम्परेचर मेजरमेंट का जो कंसेप्ट आया कि हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर, देन ये जो कंसेप्ट आपका निकल का है, कहाँ से निकल का है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई बताओ कि टेम्परेचर मेजरमेंट का कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया है, तो क्या बोलोगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो है ये कंसेप्ट निकल के आता है। और टेम्परेचर को मेजर करें कैसे करेंगे भाई, थर्मोमीटर होते हैं, थर्मोमीटर जो होते हैं इसके हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। और थर्मोमीटर जो होते हैं वो कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक हेल्प प्रॉपर्टी जो होती है उसकी हेल्प से हम लोग जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और वेरियस टाइप हम लोगों ने थर्मोमीटर देखा था कि अगर मर्क्यूरी थर्मोमीटर है तो उस केस में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी लेंथ या वॉल्यूम थी। अगर कोई रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है तो उस केस में जो हम लोगों ने थर्मिस्टर है तो उसमें जो उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, रेजिस्टेंस थी। अगर कोई आपका इसी तरीके से हम लोग अलग अलग तरह का क्या देखा था, थर्मोमीटर देखा था, उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू यहाँ से हो गया। और टेम्परेचर मेजरमेंट का कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया ना, जीरोथ लॉ के आपका उसी के कंसेप्ट से निकल के आया था। तो चलो ये टोटल आपका लेक्चर 4 में हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया था उसका मैंने आपको इसलिए ओवरव्यू दिया क्योंकि बीच में जो लेक्चर है भैया वो डिसकंटिन्यूअस, मतलब भैया वहाँ पे छूट गई थी आपकी। तो आपको लगता होगा कि यार लेक्चर 5 अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें कनेक्शन कैसे बनेगा, तो इसलिए मैंने सारा चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो अब लेक्चर 5 में हम लोग क्या अलग डिस्कस करने वाले हैं, तो जितने भी प्रोसेस आपने देखा उनकी पीवी डायग्राम जो है अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। और इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ भैया आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनको समझने के लिए पीवी डायग्राम ऑफ वेरियस प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैंने ये बताया था कि प्रोसेस क्या होता है भाई, चलो एक बार रिकॉल करो। तो भाई चेंज इन स्टेट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलते हैं। मैंने बोला भाई स्टेट क्यों चेंज होती है, तो आपने बोला कि सर जो है अगर किसी भी सिस्टम की अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, किसी भी सिस्टम की अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है तो उसकी क्या चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। और किसी भी सिस्टम की अगर स्टेट चेंज हो जाए तो मैं बोल दूँगा भाई एक प्रोसेस हो गया। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रोसेस बांटा गया है। जैसे मैं अगर फर्स्ट प्रोसेस की बात करूँ तो उसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये पीवी डायग्राम में कैसा दिखेगा, पीवी डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये वाली लाइन, मान लो कि कोई सिस्टम अभी पॉइंट नंबर 1 पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पे है और उसकी फाइनल कंडीशन 2 पॉइंट पे। मेरे को ये बताओ यार, जब ये 1 से 2 गया तो क्या इसका प्रेशर में कुछ चेंज हुआ, नहीं, मेरे को दिखा क्या P1 इज इक्वल टू P2। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और इससे क्वेश्चंस क्या पूछता पड़ी, ये समझो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के 2 बड़े फेमस नाम हैं। कौन कौन से भैया ना, आइसोबारिक और आइसोपिस्टिक। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ
4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से मान लो ये 2 में से कोई एक ऑप्शन दे के रखा होगा, पूछ लेगा भाई बताओ कि इसमें से कौन सा कांस्टेंट प्रोसेस का नाम है, मतलब कौन सा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक जो होते हैं कैसे प्रोसेस होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर की, उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये पीवी डायग्राम में कैसे दिखेगा, देखो मान लो प्रेशर और वॉल्यूम का अगर आप ग्राफ बनाते हो और मान लो सिस्टम अभी 1 पॉइंट पे था और ये 2 पे चला गया, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यार इसको जब ड्रॉ करिए ना इस पॉइंट पे, तो आपको क्या दिख रहा है, V1 इज इक्वल टू V2 दिख रहा है। तो क्या इसके वॉल्यूम में जब इसने अपना स्टेट को जो चेंज किया V1 से लेके V2, क्या वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम की जो प्रोसेस होती है इसके 2 बड़े फेमस नाम है, आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इससे बड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोसेस कैसे प्रोसेस होते हैं ना। दीज प्रोसेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को और एक आप पहचानने का तरीका ये होता है कि जहाँ पर भी आपको रिजिड मतलब क्या होगा कि भाई कोई अगर बॉडी रिजिड है, ठीक है, तो उसकी जो शेप होती है अगर आप उसमें कोई भी लोड लगा लो तो वो चेंज नहीं होने वाली है। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग बना हुआ है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, रिजिड शेप की है, ठीक है। मान लो कोई आपका वाटर का बोतल है, ठीक है, तो मैंने बोला कि ये कैसी है, रिजिड है। रिजिड मतलब अगर उसमें 1 लीटर वाटर का उसमें फील होता है तो भाई 1 लीटर वाटर ही फील होगा, ठीक है। अगर रिजिड कंडीशन में होगी तो उसकी जो वॉल्यूम रहेगी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जहाँ पर भी अगर रिजिड वर्ड आपको दिख गया तो समझ जाना है ये किस प्रोसेस की बात कर रहा है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की जो है ये बात कर रहा है। क्लियर है। चलो थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके हम लोग नाम लेते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल भाई नाम से समझ में आ रहा, थर्मल मतलब किसी हीट से लेके बात करेगा, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सब सारे क्वेश्चंस भैया प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं कि बताओ कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। तो इसमें थोड़ा सा तिकड़म क्या भिड़ाना पड़ता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू MRT होती है, ठीक है। ये आइडियल गैस का इक्वेशन होता है जहाँ पे P जो होता है प्रेशर हो गया, V हो गया वॉल्यूम, M हो गया मास, R हो गया आपका गैस कांस्टेंट और T हो गया टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर ये वाला देखो, ये जो आपका गैस कांस्टेंट होती है और किसी भी गैस का अगर मास रहेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर को भी अगर आप कांस्टेंट करते हो तो ये क्या निकल का था, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन निकल के आ गया। अब इस इक्वेशन को क्या करना, डिफरेंशिएशन करना। तो जब आपको डिफरेंशिएट करते हो और 2 प्रोडक्ट X और Y रहता है तो क्या करता है, पहले P को बाहर निकालो और V को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस लगाते हो, V को बाहर निकालो, फिर दूसरे वाले को भाई डिफरेंशिएट कर लो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 0 होता है। समझ में आ रहा। चलो इसके बाद इसको जब हम लोग आगे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है भाई, dP/dV। dP/dV जो होता है ये -P/V निकल के आता है। अब मुझे ये बताना dP/dV क्या होता है। अब मान लो कि tan थीटा है, tan थीटा, ठीक है, ये एंगल है थीटा है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल क्या लिखते हो भाई, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे नहीं लग रहा होगा कि अगर मैं इसको PV डायग्राम में ड्रॉ करूँ प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम में, तो आपका जो परपेंडिकुलर वाला जो लाइन रहता है उसमें क्या शो करता है ना, परपेंडिकुलर वाला लाइन में भैया मेरा यहाँ प्रेशर होता है, देखो यहाँ पे प्रेशर दिख रहा होगा, और जो आपका बेस वाला यहाँ पे दिख रहा होगा उसमें क्या रहता है ना भाई, यहाँ पे वॉल्यूम रहता है, तो यहाँ नीचे दिख रहा है DV वॉल्यूम। तो ये जो dP/dV हो गया, ये क्या हो गया, एक स्लोप हो गया। क्या निकल गया, स्लोप। मतलब ये स्लोप क्या बताता है भाई कि आपका जो ये बेस है, बेस से वो कितना ज़्यादा एंगल पे है, मतलब ये θ1 है, ठीक है। और कोई दूसरा एक आ गया भैया, इस तरह का लाइन आ गया, देखो इस तरह का लाइन आ गया, ये θ2 बना रहा। तो मेरे को ये बताना θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1 है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा भैया जो θ2 है ना उसकी स्लोप क्या ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसकी थीटा ज़्यादा है। और थीटा मतलब यहाँ कौन सी थीटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ tan थीटा, क्योंकि tan थीटा ही जो होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो का आपको फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया बताओ कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उसकी स्लोप क्या होती है, तो भाई यू कैन इजीली से द स्लोप इन केस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस इज -P/V। समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को नाम बोलते हैं हम लोग, 4th नंबर का प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस।
और भैया ये क्या चीज़ है, ये तो नाम आप लोगों ने सुना भी नहीं, इससे कुछ समझ में भी नहीं आता, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ पर भी एडियाबैटिक टर्म का नाम दिख गया आपको समझना कि वो बात कर रहा है कि उस प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र जो होता है ज़ीरो होता है। हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो कैसे होगा पॉसिबल भैया, देखते होगे बहुत सारे ऐसे आपको, मान लो सपोज़ आपने सपोज़ मिल्टन का ही बॉटल आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि अगर उसमें भैया ठंडा चीज़ रखोगे तो बहुत लंबे टाइम तक उसमें ठंडी रह जाती है, अगर उसमें गर्म चीज़ डालोगे तो वो बहुत टाइम तक गर्म रह जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न भैया, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम अपने उसके अंदर में है, जो भी उसके अंदर वॉल्यूम आप जो भी चीज़ फील करते हो वो कैसा सिस्टम है, वो एक तरह का एडियाबैटिक प्रोसेस उसमें हो रही है। मतलब उस सिस्टम के अंदर में हीट ट्रांसफ़र बाहर हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलेशन वगैरह का लेयर लगाया जाता है, होती है बट एक लंबे टाइम के बाद होती है। बट अगर आप इंस्टेंट आप देखोगे ना, जैसे मान लो कोई खुला बर्तन है, उसके अंदर मान लो कोई भी गर्म चीज़ रख दोगे तो क्या होगा, इसकी अंदर जो हीट रहेगी वो बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में क्यू अमाउंट ऑफ हीट चली जाएगी। बट इस बोतल के अंदर जब भी कोई आप गर्म चीज़ हॉट चीज़ डालते हो या तो कोल्ड चीज़ डालते हो तो वो एक लंबे टाइम के बाद ठंडा होती है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट क्या होता है कि उसमें हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, तो मान लेते हैं कि वो जीरो हो गया। ऐसे सारे कोई भी ऐसा प्रोसेस दुनिया में है ही नहीं जिसमें हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका एक होता है एक आइडियल कंडीशन हम लोग को मान के चलना होता है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसके लिए भैया देखो पी के रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा क्या है, गामा को बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट रेशियो CP/CV। ये हम लोग आगे समझेंगे। CP का मतलब होता है कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, P का मतलब प्रेशर शो कर रहा है, और C और V लगा हुआ ना, C का मतलब CB का मतलब हो गया यहाँ पे, ये तो ये सफिक्स में है, ठीक है। तो CB का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। खाली यहाँ पे ये याद रखो कि गामा को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट रेशियो। और आपको यहाँ पे नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, आपका जो टेलीग्राम का चैनल है यार वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो। तो C का मतलब होता है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है जो CP/CV का एक रेशियो निकल के आता है। अब भाई PB के पावर में गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। आप जब इस मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस को भी जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे देन यू विल गेट dP/dV जो यहाँ पे निकल के आता है माइनस गामा टाइम्स ऑफ P/V। ये हो गया आपका, उसको डिफ्रेंशिएट करना घर पे, ठीक है। और नोट्स में मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है तो ईजी होगा वहाँ पे, उसको देख लेना, ठीक है। अब ये तो निकल के आ गया भैया dP/dV इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ऑफ P/V। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आपको क्या शो करता, ये स्लोप शो करता है। तो उसी तरीके से जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर का केस में dP/dV क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था माइनस P/V। अब मेरे को ये बताना भाई, सारे टर्म सेम है लेकिन एक टर्म जो है ना गामा वाला वो किस में ज़्यादा है, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में ज़्यादा है। मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर ये θ1 है और अगर ये θ2 शो कर रहा होगा, θ1 का मतलब ये dP/dV की बात करो, स्लोप की बात करो, ठीक है। तो θ1 क्या रहेगा, θ2 से ज़्यादा रहेगा। मतलब मान लो अगर मैं P और V का डायग्राम बना रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रही है कि आपको ये कर्व्स दोनों समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बना रहा हूँ, dP/dV एक कर्व बना रहा हूँ। मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोसेस हुआ होगा जो यहाँ से स्टेट 1 से स्टेट 2 इस तरीके से गया होगा और एक कोई इस तरीके से गया होगा। और मान लो ये बेस लाइन है और ये मेरे को क्या शो कर रहा है, मान लो ये θ2 शो कर रहा है, और ये वाला जो लाइन है ये यहाँ से शो कर रहा है, ये ऊपर आपको जो दिख रहा है ये θ1 शो कर रहा है। अब मेरे को ये बताना θ1 क्या θ2 से ज़्यादा है, बोलो ना, बिल्कुल ज़्यादा सर। मतलब इसकी स्लोप जो है θ1 की ज़्यादा है क्योंकि इसकी थीटा ज़्यादा। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि tan थीटा निकाल लो, यही आपको स्लोप बताता है। स्लोप मतलब एक तरह से बोलते हैं कि ढाल होता है। मान लो कि आप ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब चढ़ाई कर रहे हो, मान लो आपको यहाँ से पहाड़ चढ़ना है, कोई पहाड़ होता है भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होता है, आपको लगेगा अरे यार ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, उसका ऊंचाई का मतलब क्या होगा कि उसकी स्लोप ज़्यादा है यार। आप जिस बेस लाइन में चलते हो उस बेस लाइन से आप जहाँ पे जिस पहाड़ में चढ़ रहे हो उसकी क्या ज़्यादा है, उसकी स्लोप ज़्यादा है। इसका मतलब यही हो गया। तो आपको यहाँ से ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप होती है वो आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर के प्रोसेस की स्लोप से उसकी जो स्लोप होती है उसके कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, अगर ये मान लो ए जो है एक कोई प्रोसेस हुआ है और बी कोई प्रोसेस हुआ है, तो बता इन दोनों में से कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आपको ये समझ में आना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या ज़्यादा रहेगी, उसकी स्लोप ज़्यादा रहेगी। इसमें स्लोप किसकी ज़्यादा भैया, ये वाला जो दिख रहा होगा इसकी स्लोप ज़्यादा है। मतलब ये वाला जो कर्व होगा 1 से 2 जो बी वाला पाथ अपने फॉलो किया होगा इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक बोल देंगे। और नीचे वाले को क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग
क्या बोलेंगे, इसको आइसोथर्मल बोलेंगे। तो ये तो एक कंडीशन बन गया कि भाई मान लो कि किसी सिस्टम में अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, आप इसका वॉल्यूम को कम करो, दबा रहे हो। जब देखो यहाँ पे जब वॉल्यूम को कम करते हैं ना, प्रेशर देखो यहाँ पे बढ़ रहा होगा, आपको नहीं लग रहा कि 1 से 2 जब हम लोग चल गए होंगे, यहाँ पे देख सकते हो, तो वॉल्यूम मान लो पहले यहाँ पे था और 2 पे आते आते वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। दोनों ही सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रेशर क्या हो गया भैया, प्रेशर बड़ा हो गया। मतलब कोई भी चीज़ को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो आपको लगना चाहिए कि भाई उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, घट रही होगी, और उसकी प्रेशर क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ये कंप्रेशन का मतलब होता है। समझ में आ गया। अब मान लो कि यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन मतलब भैया क्या होता है समझते हैं कि मान लो कोई एक दो इस तरीके से प्रोसेस दिए गए हैं, ठीक है, दो कुछ इस तरीके से प्रोसेस दिए गए हैं, और 1 से मान लो ये 2 है और 1 से ये 2 डेज है। ये मान लो ए पाथ है, ये बी पाथ है। अब हमें देखना है कि किस इन दोनों जो प्रोसेस है, ए और बी जो पाथ है, इसकी किसकी स्लोप ज़्यादा है। भाई स्लोप निकालते हैं तो जो आपको कर्व दिया हुआ रहता है ना, उस कर्व में एक टेंजेंट मतलब किसी एक पॉइंट से उसकी जो रहती है उसको लाइन खींच दो। ये मैंने लाइन खींच दिया, और इसकी कंडीशन में भी इसमें लाइन खींच देंगे, और फिर देखेंगे कि बेस लाइन से किसकी थीटा ज़्यादा है। मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, θ2 है। तो आपको यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि θ2 जो है वो कम है θ1 से। अब ये बताना, ये एक्सपेंशन का केस है। एक्सपेंशन का केस मतलब क्या, ये पिस्टन पीछे की ओर जा रहा है, मतलब एक्सपेंशन में प्रेशर जो होता है वो घटता है और वॉल्यूम क्या होता, बढ़ता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये तो हमें समझ में आ ही गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई बताओ कि ए और बी में से कौन सा पाथ एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो मैं बोलूँगा भैया मेरे को θ1 ज़्यादा दिख रहा है, और θ1 किसका ज़्यादा होता है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होती है ज़्यादा होती है। तो ये जो 1 से 2 दिख रहे हो इस वाले ए वाले पाथ को, ये क्या हो जाएगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हो जाएगा, और बी वाला जो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है कि हम लोगों ने अभी 4 प्रोसेस पढ़ लिया। कौन कौन सा, कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और एक एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बहुत सारे ऐसे दुनिया में प्रोसेस होती है, बट उसे हमें जानते ही नहीं है, तो उन सारे प्रोसेस को नाम दे देते क्या, पॉलीट्रॉफिक प्रोसेस। और इन सभी प्रोसेस को जानने के लिए एक इक्वेशन निकल के आता है, PV रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपको n इज इक्वल टू 0 दिख गया तो देखो v के पावर में 0 बैठाओ, तो आपको क्या निकल के, v के पावर में जैसे ही 0 लिखोगे, किसी के पावर आपके ऊपर भी अगर 0 लगा देना तो आप भी 1 बन जाओगे। ये मैथमेटिकल बोलता है। यहाँ से क्या निकल के आता है, प्रेशर कांस्टेंट निकल के आता है, ठीक है। यहीं पे अगर n इज इक्वल टू 1 बैठा के देखो आप, तो n निकल के बैठा के देखो तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस निकल के आ गया। तो और n इज इक्वल इन्फाइनाइट बैठा के देखना, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस जो है निकल के आती है। कैसा प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट निकल के आएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर हम लोग n के जगह गामा बैठा देंगे, जिसको हम लोग स्पेसिफिक हीट रेशियो बोलते हैं, तो PV के पावर में गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। और n के जगह n ही रहने देंगे, तो जहाँ पे PV रेज टू पावर n, और n को बोलते हैं पॉलीट्रॉफिक इंडेक्स। क्या बोलेंगे, पॉलीट्रॉफिक इंडेक्स। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, पॉलीट्रॉफिक प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस, पॉलीट्रॉफिक प्रोसेस। तो चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भैया कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देखा कि हाँ इतने सारे प्रोसेस होती है, और इतने सारे प्रोसेस में कि n इक्वल टू 0, तो भाई आपको कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का क्या क्या नाम देते हैं, आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और n इज इक्वल टू 1 रहने से क्या होता है ना, ये भाई निकल के आ गया कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और आइसोथर्मल के साथ साथ इसका एक फेमस नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसकी जब हम लोग PV डायग्राम में जो कर्व बनती है ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जैसी बनती है, इसलिए इसका नाम एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी देते हैं। और n इक्वल टू आपने, फिर मैंने क्या बताया कि आप जब इन्फिनाइट रखते हो, इन्फिनिटी रखते हो, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो है 2 फेमस नाम है, आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक। ये भैया बड़ी क्वेश्चन से आते हैं, इसलिए इसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। n जहाँ गामा आ गया तो PV रेज टू पावर गामा इक्वल कॉन्स्टेंट, ये कैसा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। भाई एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है ये तो बता दो। तो बोला भैया एडियाबेटिक का मतलब वो होती है कि ऐसे सिस्टम जिसमें हीट ट्रांसफर 0 हो रहा है, उसको एडियाबेटिक बोलेंगे। और जहाँ n के जगह ओनली n रख देंगे, जहाँ पे n को बोला जाता है पॉलीट्रॉफिक इंडेक्स, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि पॉलीट्रॉफिक प्रोसेस। अब भैया काम क्या हमारा,
इन सारे प्रोसेस का पीवी डायग्राम में दर्ज करना है, ठीक है, पीवी डायग्राम बनाना है। तो पीवी डायग्राम बनाना तो दो तरह के पीवी डायग्राम बनेंगे, एक तो बनेगा भैया कंप्रेशन वाला और एक बनने वाला आपका एक्सपेंशन वाला। और आपको पहचानना है कि भाई कौन सा इसमें से प्रोसेस किसका हो रहा होगा। जैसे मान लो एक आपको इस तरीके से दिखेगा, अभी अभी सब ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, तो फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पर सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये मैंने 1 2 3 4 5 प्रोसेस जो है बनाया और सारे प्रोसेस इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और ये कैसा कंडीशन है, ये एक्सपेंशन का कंडीशन है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक्सपेंशन के केस में प्रेशर को घट रहा है, वॉल्यूम जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन बनाते हैं, चलो देखो इसको बढ़िया से। और यहाँ से भैया क्वेश्चंस आने आपके कंफर्म हो जाते हैं, और क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसा आपका प्रोसेस है, ये जितने भी सारे 5 प्रोसेस यहाँ पे हो रहे होंगे, ये सारे प्रोसेस आपके एक्सपेंशन कंप्रेशन का होता है। कैसा प्रोसेस है यहाँ पे, कंप्रेशन। और कंप्रेशन का मतलब होता है कि प्रेशर का बढ़ना और वॉल्यूम का कम होना। अब मुझे ये बताना, किसी ने आया बोला कि ठीक है भाई पीवी डायग्राम तो ये है, अब मेरे को ये बताओ कि ये जो तुमने 4-5 प्रोसेस पढ़ा है, इन पाँचों प्रोसेस को अगर हमको यहाँ पे दिखाना पड़े इस पीवी डायग्राम में एक्सपेंशन के केस में, तो बताओ कौन सा क्या प्रोसेस होगा। तो आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए, ये वाला जो आपको A B C D और E कितने 5 प्रोसेस पाथ हैं। तो A आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे वाला जो आपका E दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलोगे सर ये तो मेरे को आपने बताया ही नहीं कि आपने यहाँ 3 कर्व ड्रॉ कर दिया है। तो आपको मैंने बी और डी के बारे में बताया कि किसी भी डायग्राम में अगर जिस प्रोसेस पाथ की स्लोप ज़्यादा रहेगी, स्लोप मतलब ये टेन थीटा जो ज़्यादा रहेगी, तो वो एडियाबेटिक होगा। मतलब ये जो डी होगा ये क्या होगा, पी बी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला प्रोसेस होगा, मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। क्लियर हो गया। और ये वाली जो है ना सबसे कम स्लोप किसकी, बी वाली है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस का ये प्रोसेस पाथ शो कर रहा होगा। और एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के बीच में जो प्रोसेस पाथ होती है उसी को बोला जाता है, क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस पाथ को बोलते हैं क्या, पॉलीट्रॉफिक। पॉलीट्रॉफिक प्रोसेस ये हो गया। तो ये तो भैया एक्सपेंशन का केस बना। और नाउ किस में देखने वाले हैं, कंप्रेशन के केस में। तो ये भी समझ में आ रहा होगा भाई ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर का हो जाएगा, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम का हो जाएगा। अब इन तीनों में देखो ए बी सी में किसकी स्लोप ज़्यादा है, तो सी वाले की स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि उसको टेन थीटा जब निकालोगे ना तो भाई उसकी ज़्यादा मिलेगी। तो सी वाला जो है ये भैया हो जाएगा एडियाबेटिक, और कम किसकी है, ए वाले की, ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल, और बीच वाला भैया हमेशा क्या रहेगा, पॉलीट्रॉफिक रहेगा। तो यहाँ से इतने सारे चीज़ आपको ये समझ में आ गया कि अगर पीवी डायग्राम अगर हमको ड्रॉ करना है इन सारे प्रोसेस के लिए, तो किस तरीके से ड्रॉ करना है, चाहे आपका कंप्रेशन का केस बने चाहे एक्सपेंशन का केस बने, और एन को क्या रखेंगे तो हमको अलग अलग प्रोसेस मिलेगा। ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो एक पूरा लेक्चर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है आज। सबसे पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। तो आपकी जो एक कनेक्टिविटी बीच में ब्रेक हो गई थी ना, उस कनेक्टिविटी को भाई आप कनेक्ट करके रखो ताकि हाँ नेक्स्ट के लेक्चर भी आपको समझ में आए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सारा चीज़ समझाया हुआ था आपको कि स्टार्टिंग हम लोगों ने थर्मल इंजीनियरिंग बेसिक से किया था, फिर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बहुत तरह के ये अलग अलग देखें कि भाई सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे देखा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स जो है वो थर्मोडायनेमिक का जो लॉ होती है ना आपके जीरो लॉ वगैरह, वो सब सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझा। क्लोज सिस्टम के लिए जो आपकी वर्क होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो देखा। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उनकी क्या वर्कडा निकलती है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आप हम लोगों ने देखा ही है। उसका पीवी डायग्राम हम लोगों ने यहाँ से देखना स्टार्ट किया था, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम। फिर हम लोगों ने समझे कि अलग अलग अच्छा प्रोसेस भी होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस भैया, द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसकी P1 = P2, और इसका फेमस नाम है आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक। क्लियर है। फिर हम लोग देखा कांस्टेंट वॉल्यूम को इसका फेमस नाम है आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक, और आइसोथर्मल का फेमस नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इस तरीके से जो भाई अलग अलग कांस्टेंट का हम लोगों ने पीवी डायग्राम देखा और इसकी इक्वेशन देखा, और फिर स्लोप देखी कि भाई पीवी डायग्राम में स्लोप क्या होती है, किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस की, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस के हम लोगों ने यहाँ पे देखा।
फिर हम लोगों ने बात किया भाई चलो ठीक है, ये सब सारे प्रोसेस अब जान लिए हैं, तो एन क्या रखेंगे तो हमको अलग अलग प्रोसेस मिलेगा, और अलग अलग प्रोसेस मिलने के बाद ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के लिए पीवी डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वेरियस प्रोसेस के लिए, ये सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप इस वीडियो से यार मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ इंडिया के टेक्निकल के सेक्शन में, चाहे आप किसी भी एग्जाम का पीएसयू का एग्जाम दे रहे हो, अभी आपका एसएससी जेईई का एग्जाम होने वाला, उस एग्जाम में बैठ जाना, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरा जो थर्मल में जो कंसेप्ट निकल के आती है, न्यूमेरिकल का कंसेप्ट, इन्हीं प्रोसेस के हेल्प से निकल के आता है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा भाई, अलग अलग प्रोसेस होंगे, पावर प्लांट में क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए तो आपको जो आपके प्रोसेस के टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे पीवी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, किसकी स्लोप ज़्यादा रहती है, किसका क्या इक्वेशन होता है, किसका क्या नाम होता है, ये जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो ये फिर हम लोग यहाँ तक आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्या, हीट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और वहीं पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन 2 टॉपिक को। और जो आपका लेक्चर का नोट्स जो होगा ना, ये जो हम लोग 5th लेक्चर डिस्कस किए हैं और 6th लेक्चर जब डिस्कस कर लेंगे, तो दोनों का ही नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और जितने भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो टेलीग्राम चैनल, जाना मोर वाला बटन पे क्लिक करना, ठीक है, वहाँ पे देखना टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।